अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं बशर हाशमी। नाज़रीन, सियासत में बयानिया और कारकर्दगी दोनों अहम अवामिल होते हैं। कुछ रहनुमा समझते हैं कि तरक्याती मंसूबे अवामी हिमायत हासिल करने का बुनियादी जरिया है, जबकि कुछ बयानिए को ज़्यादा मौसर समझते हैं। मरियम नवाज ने अपने हालिया बयान में सवाल उठाया कि अगर सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती तो क्या जलाओ घेराव से होती है। उनका कहना था कि नौजवान अब समझ चुके हैं कि उनके मुस्तकबिल को किसने नुकसान पहुंचाया। बातें करना, इल्ज़ाम लगाना, पगड़ी उछालना बहुत आसान होता है। सवाल अपने पैनल के सामने ये रखेंगे कि क्या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है। आज पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शहजाद इकबाल साहब, उमर चीमा साहब, फ़खर दुरानी साहब, रीमा उमर साहिबा। उमर चीमा साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मरियम नवाज का ये बयान आपने देखा, क्या मरियम नवाज का ये मौक़िफ़ आपको दुरुस्त लगता है? ये जो बयानिया की बात होती है ना, मैं तो उसके बारे में भी अभाम का शिकार हूं कि बयानिया है क्या एक दूसरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम तराशी, ये बयानिया है। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर यही चल रहा है और ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। पिछले दिनों मैं एक अखबार पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जब वो बात हो रही थी बोरिस जॉनसन की, कि जो कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो बोरिस इलेक्शन जीते तो उसने कहा कि ये वजह नहीं थी कि कोई को अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे इलेक्शन जीते थे, एंटरटेनमेंट की बुनियाद पे इलेक्शन जीते थे। आजकल का जो बयानिया चल रहा है ज्यादा, वो ये है कि कौन बंदा अवाम को ज्यादा बेवकूफ बना सकता है, और ये ज्यादा एक इमोशंस का प्ले हो रहा है। तो एक तरफ तो ये बयानिया है, दूसरी तरफ ये है कि जो सड़कों की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी चीज़ है, ओवरऑल एक कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बेसिकली जो हुक्मरान है उनके लिए ये चीज़ इस हवाले से ज़्यादा अहम होती है। वो चाहते हैं कि कोई ना कोई अपनी निशानी छोड़कर जाएं, कि लोगों को बता सकें एक टेंजिबल किस्म की एविडेंस अपनी परफॉर्मेंस के हमने ये काम किया है, कि हमने फलां जगह पे कॉर्नर पास बनाया है, फलां मोटरवे बनाई है, फलां जगह पे रोड बना है। ओवरऑल रोड्स की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कोई इंडस्ट्री भी आप नहीं लगा सकते। ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन, आपकी कम्युनिकेशन का सिस्टम जितना बेहतर होगा उतना ही अच्छा है। लेकिन यह है, उसके साथ साथ जो ओवरऑल एक रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, इस्लाहात की, जब तक वो नहीं होती ना, तो उसके बगैर रोड भी बन जाते हैं। लेकिन ये है कि हमें लगता है कि देखने में मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ अंदर से मुल्क को खाई जा रही है, और उसकी वजह इस्लाहात होती हैं। और इस्लाहात क्यों नहीं होती? इस्लाहात इसलिए नहीं होती, बड़ी पेनफुल होती हैं, अनपॉपुलर होती हैं, और जो सियासी पार्टियां उनको ये एक बेयकीनी की कैफियत में होती हैं कि पता नहीं हमने कितनी देर रहना है, तो लिहाजा हमें इस्लाहात करने की क्या ज़रूरत है। तो इस्लाहात जो है वो एक लास्ट स्टेप के तौर पे करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बयानिया भी चल रहा है, पाकिस्तान में रोड्स भी बन रहे हैं। जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इस्लाहात की है, वो रिस्ट्रक्चरिंग की है, मुख्तलिफ शोबा हयाजात की, उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। सही। तो आपको क्या लगता है फिर बयानिया ज़्यादा मैटर करता है सियासत में, या फिर कारकर्दगी, परफॉर्मेंस? देखिए, कारकर्दगी का तो कोई मुतबादल नहीं है। कारकर्दगी तो अगर हमारी सियासी जमातें दिखाना शुरू हो जाएं तो उससे तो अच्छी बात नहीं है। और अगर मुवाजना इस चीज़ में करना हो, बयानिया में जिस तरह का बयानिया हमारे यहाँ चल रहा होता है, और सड़कों के साथ मुवाजना करना हो, तो मेरे ख्याल है कि सड़कें बनाना जो है वो ज़्यादा बेहतर है सिर्फ बातें करने से। तो पीटीआई को किस बुनियाद पर इस दफ़ा वोट पड़ा है 2024 में? आपको लगता है वो कारकर्दगी थी या वो बयानिया था? नहीं, पीटीआई को तो ज्यादा एक बयानिया पर वोट पड़ा है। वही लोग के जो पीटीआई के दौर में दुआएं कर रहे होते थे कि कब पीटीआई की गवर्नमेंट जाएगी। उसके बाद जब इमरान खान जो है वो ज़ेर-ए-ताब आए, तो उनकी हमदर्दियां उधर चली गई, फिर महंगाई भी बढ़ गई, तो ओवरऑल एक वोट जो है वो इमरान खान की तरफ चला गया, और ओवरऑल एक इमोशंस की बुनियाद पे लोगों ने वोट दिया, और इन्हें लगा कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। और चूंकि उस दौरान उन्होंने बाकी जो दूसरी जमातें हैं उनका एक साल देखा, फिर जो आगे केयर टेकर सेटअप था वो भी उसी की एक्सटेंशन थी, तो लिहाजा तब तक पीटीआई की कारकर्दगी उनको भूल चुकी थी। जो नई जमातें जो इनकी उस टाइम हाजिर सरबस थी, जो कि हुकूमत में थी, वो बातें उनको ज़्यादा याद रह गई। तो इसका ये मतलब हुआ उमर चीमा साहब, जो आप भी बात करें, कि बयानिया फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अगर इस सिनेरियो को देखें? देखिए, बात यही है ना, इनके बयानिया भी हो गया, और दूसरा ये है कि पीटीआई एक अपोजिशन की पार्टी थी, और अपोजिशन जो कि अवाम की एक आवाज़ भी बनती है,
और उस दौरान या तो होता कि हुकूमत से कोई अवाम को रिलीफ आ रहा होता, तो वो रिलीफ भी नहीं पहुंचा। तो ओवरऑल फिर यही है कि दूसरी साइड ने जो भी बातें की लोगों ने सुनी और उनको वो बातें पसंद आई और उन्होंने उनको वोट भी दिए। सही। शहजाद, आपको क्या लगता है, एक तो बुनियादी सवाल जो मरियम नवाज का मौक़िफ़ सामने आया है, आपको क्या वो मौक़िफ़ दुरुस्त लगता है, और जो उमर चिमर साहब बात कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, कारकर्दगी भी करती है, बयानिया भी करता है, लेकिन हमारी जो सियासत अगर देखें आप पाकिस्तान की पिछले कुछ सालों से, तो उसमें बयानिया, और ख़ास तौर पे अगर आपका बयानिया विक्टिमहुड का हो या एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो, उसमें उसकी बहरहाल एक पॉपुलैरिटी आम आवाम में पाई गई है। आपने देखा 2016-17 जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया या जेल हुई तो पार्टी को भी तोड़ा गया, बहुत सारे लोग पीटीआई में शामिल हुए, लेकिन उस वक्त भी जो पॉपुलैरिटी थी नवाज शरीफ की वो बहुत ज़्यादा थी, और वो इसलिए थी क्योंकि वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेके चल रहे थे, विक्टिम थे, और उसका उनको पॉपुलैरिटी में फ़ायदा हो रहा था। यही मामला हमने 2024 के इंतखाबात में इमरान खान के साथ देखा। अवाम को एक बड़ी तादाद में ये लग रहा था उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको गलत सजाएं दी जा रही हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, यानी कि ताकतवर हल्कों के खिलाफ खड़े हुए हैं, और उनको हमने देखा कि इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा वोट पड़ा। ना उनके पास सिंबल था, ना कैंडिडेट से, इसके बावजूद ना कोई कैंपेन थी, ना कोई ऐसा कोई काम किया था उन्होंने 3 साल हुकूमत में जिस पे वोट पड़ सकता था, लेकिन उनको वोट पड़ा। तो इससे तो ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान में जो लीडर ताकतवर हल्कों के खिलाफ खड़ा होता है उसको मकबूलियत मिलती है, उसको वोट मिलता है। और मेरी नज़र में इस ट्रेंड में कोई तब्दीली इस वक्त तक नहीं आई है। जितने दिन शायद इमरान खान जेल में रहेंगे, या जितने दिन आप उनको सेंसर करके रखेंगे, उनकी पार्टी को आप दीवार से लगा के रखेंगे, मुझे लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता रहेगा। ये मेरी राय है। जहाँ तक रही तरक्याती कामों की, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अवाम, क्योंकि जब कोई रहनुमा इलेक्शन लड़ रहा होता है, चाहे पाकिस्तान में बाहर, वो क्या नारे होते हैं, चेंज का नारा होता है, आप होप देते हैं, तो होप यही होती है कि आपकी जिंदगी बेहतर होगी। तो अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारी पॉलिटिक्स में जो है ना सेकेंडरी हो गया है कि आपकी कारकर्दगी कितनी अच्छी थी। और इस वजह से मुझे लगता है कि जो मरियम साहब इस वक्त काम कर रही है पंजाब में, कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, उसके फवायद कितने होते हैं। लेकिन उस सब के मेरे ख्याल से उनको उतने फवायद नहीं मिलेंगे जितने एक आम हालात में मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस वक्त पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कुछ अच्छे सड़कें बना लें, आप ब्रिज बना लें, आप अस्पताल बना लें, उसका शायद फ़ायदा ज़रूर उठाएं पीटीआई के वोटर्स, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुझे एटलीस्ट नज़र नहीं आता कि वो वोटर जो है पीटीआई से शिफ्ट होकर नून लीग की तरफ चला जाएगा। इसमें आपको ये भी और जो जहाँ तक सड़कों की बात थी, जो आपके सवाल का हिस्सा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट तरक्की के लिए ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ सड़कों से तरक्की हो सकती है ये बात भी गलत है। आपको ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जब जनरेट होगी आपके मुल्क में तो उसका फ़ायदा होगा। उसके लिए यस, सड़कें जो है बुनियादी ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सड़कों को भी खासतौर पर नून लीग जो है वो सेल करती है अपने इलेक्शंस के हवाले से, तो उनके लिए वो मंसूबे जो है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन देखिए, 2 चीज़ें मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। एक तो ये कि इस वक्त आपका जो एक आम नौजवान है, क्योंकि आपकी 60% पॉपुलेशन बिलो 30 है, उनका मसला क्या है? उनका मसला ये है कि उनको अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप पढ़े से पढ़ा लिखा लड़का होगा, कोई 30, 35, 40 हज़ार, मतलब वो जो हम अपने डोमेस्टिक स्टाफ को सैलरी देते हैं, और क्योंकि वो स्किल्ड नहीं होते ज्यादा, उनको जो सैलरीज मिलती है वो आजकल मार्केट में बैचलर्स और जो मास्टर्स करके निकल रहे हैं उनको वो सैलरीज मिल रही हैं। इस पे स्केल पे चाहे आप उसके पड़ोस में अस्पताल बना दें या एक अच्छा अंडरपास बना दें, उसकी जिंदगी बेहतर नहीं होगी। उसको जो पिछले 3 सालों में 60-70% क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा है, उसको अच्छी जॉब चाहिए, उसके पे स्केल में इजाफा चाहिए, उसके बगैर उसकी जिंदगी बेहतर नहीं हो सकेगी। तो मेरे ख्याल से नून लीग का एक बड़ा डिसएडवांटेज है, और शायद अगर हालात बदलें, इकोनॉमी स्टेबल तो हो रही है, लेकिन अगर ग्रोथ की तरफ जाए तो फिर मेरे ख्याल से ये जो तमाम दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इसके फवायद उनको ज्यादा होंगे। लेकिन एक और बात देखिए, मैं अभी ये लिस्ट गिन रहा था कितने कार्ड्स पंजाब में इस वक्त इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और मैं खुद हैरान हूं क्योंकि हम सुनते रहते हैं, बट व्हेन यू लाइन देम अप तो ये बहुत ज्यादा है। किसान कार्ड, इजी लोन कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड, आसान कारोबार कार्ड, हिम्मत कार्ड, निगहबान कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड, अपनी छत अपना घर स्कीम या कार्ड। बड़ी अच्छी बात है, इससे इंडिविजुअल्स को, कुछ इंडिविजुअल्स को फायदा होगा, बट मुबशर मुल्क, ममालिक इस तरह तरक्की नहीं करते। ये इकोनॉमिक मॉडल नहीं होते कि आप एक एक चीज पे कार्ड बांटते रहे और आप समझें कि इससे मुल्क तरक्की करेगा। जो एक तरीका कार क्या होता है आमतौर पर, कि जब आपकी मईशत ग्रो करती है, आपको प्राइवेट सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है, आपको बेहतर पे मिलती है, आप अच्छे अस्पताल में जाके इलाज करवाने के काबिल हो जाते हैं,
ये चीजें समझना पड़ेगी कि एक ऑर्गेनिक जो तरीका होता है किसी इकोनॉमी को ग्रो करने का, वो कार्ड्स के जरिए नहीं होता है। हो सकता है मेरी मालूमात लिमिटेड हो, लेकिन मुझे कोई एग्जाम्पल दें कि कोई ऐसा मुल्क, चाहे वो डेवलप्ड हो या तरक्की याफ्ता डेवलपिंग कंट्री हो, जिसने इतने ज्यादा कार्ड बांट के तरक्की की हो। ये इकोनॉमिक मॉडल नहीं होते। ये आप किसी को हेल्प कर सकते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन इससे जो ओवरऑल पैराडाइम शिफ्ट नहीं आएगा आपकी इकोनॉमी में। आपने एक जो सबसे फेमस पॉपुलर कार्ड पाकिस्तान में कौन सा है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। वो क्या कार्ड है? वो आपको हेल्थ सर्विस नहीं देता, वो आपको कोई सस्ता किराया नहीं देता, वो आपके जेब में पैसे डालते हैं, चाहे वो 2000 रुपए हो, 2500 रुपए हो, उससे आपने जो करना है करें। आपने पेट्रोल भरवाना है अपनी बाइक में, आपने कोई राशन खरीदना है, आपको एक कैश इंजेक्शन मिलता है, वो समझ आता है, और वो भी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी इतनी बड़ी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल इनकम ग्रुप जो है वो इस बात से मुतमईन होगा कि मेरे पास जेब में 6 कार्ड है, आई डोंट सी इट एज एन इकोनॉमिक मॉडल, और मुझे नहीं लगता इससे मईशत आपकी तरक्की कर सकती है। अगेन आई विल से कुछ इंडिविजुअल्स की वक्ती तौर पे सपोर्ट हो सकती है, बट ये इकोनॉमिक मॉडल नहीं हो सकता। लेकिन मरियम नवाज इन सब कार्ड्स के इजरा के बाद कॉन्फिडेंट भी नजर आती हैं, और फिर जो उन्होंने कहा है कि नौजवान अब समझ चुके हैं कि उनके मुस्तकबिल को किसने नुकसान पहुंचाया है, तो फिर आपको इस पर क्या? उनका लाइन है ना, उससे तो कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता ना। वो कह रही है कि जलाओ घेराव की तरफ नहीं, एक आम इंसान चाहेगा कि तरक्की की तरफ आए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती ना। किस एक बाशऊर इंसान को ये पसंद होगा कि जलाओ घेराव हो और ये सारी चीजें हो? इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल सिंबल के तौर पे या पॉलिटिकल कैंपेन के तौर पे कार्ड देना मेरे ख्याल से ज्यादा फैंसी लगता है कि आपने अपने नाम पे कार्ड बना लिया या आपकी जमात के नाम पे कार्ड बना लिया, बट उसके इंडिविजुअल्स को फायदे हो सकते हैं, ओवरऑल सोसाइटी को फायदे नहीं हो सकते, ओवरऑल इंपैक्ट नहीं पड़ सकता। जब भी आप इसको देखेंगे कि उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए, तो आपने दूसरी साइड पे ये भी देखना है कि इस 1 साल के टाइम पे मसाइल क्या पैदा हुए हैं। क्या क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी पहले से बेहतर हुई है, जिसका दावा करती थी नून लीग, नहीं हुई है? क्या इंसानी हुकूक पहले से ज्यादा मिल रहे हैं? नहीं, उसकी खिलाफ वर्जियां ज्यादा हो रही हैं। पार्लियामेंट क्या ज्यादा फाल है? नहीं, इस वक्त एक आम राय यही है कि पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन चुका है। जुडिशरी के हवाले से क्या आपने उसको ज्यादा इंडिपेंडेंट किया है? नहीं, राय ये है कि आपने उसको कॉम्प्रोमाइज किया है। मीडिया क्या पहले से ज्यादा आजाद है? नहीं, कोई नहीं कह सकता ज्यादा आजाद है। क्या लोगों को बाहर निकल के एहतजाज करने की इजाजत है? नहीं है। तो जब पॉपुलैरिटी आपने किसी को मुकाबला कर रहे हैं तो फिर आप चलवा दें, इमरान खान का नाम भी चलवा दें, आप इजाजत दे दें, उनकी तस्वीर भी चलते रहे, उनको जलसे करने की भी इजाजत दें, तो फिर मेरे ख्याल से आपको अंदाजा होगा। इस वक्त हमारे पास कोई गेज करने का तरीका नहीं है 1 साल के बाद क्या पॉपुलैरिटी पीटीआई की कम हुई है, ज्यादा हुई है। हम मफरूजों पे बात कर सकते हैं और अपना एक जो एजुकेटेड गेस है वो एक कर सकते हैं। उस पर मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई ज्यादा फर्क पड़ा है इस लिहाज से। ठीक है, फखर दुरानी साहब, एक तो बुनियादी सवाल मरियम नवाज के मौके पर क्या वो आपको दुरुस्त लगता है, और फिर सियासत में बयानिया या कारकर्दगी, आपकी राय? शुक्रिया मुबशर। देखें, हमें पहले तो ये देखना है कि ये जो कारकर्दगी हो या बयानिया हो, उसका आउटकम क्या निकलता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसका जो है वो 2 तरह के आउटकम हैं। एक तो ये है कि आप लोगों की हमदर्दी और उसके साथ साथ जो पसंदीदगी वो हासिल कर लें या पॉपुलैरिटी हासिल कर लें। दूसरा है इस जो कारकर्दगी हो या बयानिया हो, उसके नतीजे में आप हुकूमत या पावर हासिल कर लें। तो ये इन दोनों के अगर हम उसका वो देखें, आउटकम के हवाले से देखें, तो जो पसंदीदगी है या फिर उसके साथ साथ जो पॉपुलैरिटी है लोगों की, उसके लिए तो ये दोनों ही मुफीद हैं, चाहे वो कारकर्दगी हो या उसके साथ साथ जो बयानिया हो। उसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें 2013 से जो 18 तक नून लीग की हुकूमत थी, उसमें नो डाउट जो उनकी कारकर्दगी थी वो उस हवाले से उनके क्रिटिक भी उसका वो मानते थे कि इनकी कारकर्दगी के हवाले से, चाहे वो बिजली का उस टाइम जो शॉर्टफॉल था वो उसको पूरा करना हो, या ओवरऑल जो मईशत के हवाले से भी जितने इशारे थे उस टाइम उसके हवाले से हो, कारकर्दगी के हिसाब से देखा जाए तो नून लीग ने एक बेहतर तौर के ऊपर परफॉर्म किया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि कारकर्दगी के बावजूद 2018 में किस तरह वो इलेक्शंस जो है वो हार गए थे। गो के ये कहा जाता है, उनकी तरफ से ये दावा भी किया जाता है कि वो सबसे पॉपुलर जमात थी उस टाइम, उनको हराया गया जानबूझ के। तो उसका जो आउटकम निकला था कि वो कारकर्दगी के बावजूद भी लोगों में पॉपुलैरिटी तो वो हासिल कर सके, लेकिन पावर या जो हुकूमत है, इक़्तिदार है, वो हासिल नहीं कर सके थे। लेकिन उसी ही 2018 के इलेक्शंस में हम देखें तो इमरान खान ने एक पॉपुलर नैरेटिव
नैरेटिव के ज़रिए, एक बयानिया के ज़रिए कि ये तमाम चोर हैं, ये जितने भी स्टेटस को की जमातें हैं, ये पाकिस्तान को लूट के खा गए हैं, उस बयानिए के साथ वो आए और वो उन्होंने हुकूमत ले ली। उसके बाद हमने देखा कि उनकी जो कारकर्दगी थी वो लोग उस टाइम दुआएं मांग रहे थे कि कब जो है इमरान खान की हुकूमत जाएगी, लेकिन फिर हमने देखा कि जैसे ही इनकी हुकूमत गई, लोगों की हमदर्दियाँ इनके साथ मिल गई, गो के इनको पावर नहीं मिली, लेकिन जो पॉपुलैरिटी में इन्होंने जो इमरान खान हो या जो PTI है सबको आउट क्लास कर दिया। तो ये हमें जो पाकिस्तान जैसा एक जो जमहूरियत है, जो नाकिस जमहूरियत मैं समझता हूँ, या एक इर्तका के मराहिल में है, तो उसमें ये दोनों चीज़ें चाहे वो कारकर्दगी हो या बयानिया हो, वो तब तक मैटर नहीं करती जब तक आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो साथ ना हो। अगर आपका मकसद लोगों में जो है वो पॉपुलैरिटी हासिल करना नहीं बल्कि इक़्तिदार हासिल करना है, इस्टेब्लिशमेंट से मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं है कि आप जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो वो हो, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि जो जुडिशरी के हवाले से वो भी एक इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा अहम हिस्सा है। और हमने देखा है कि 2018 में जिस तरह इमरान खान को पूरी तरह से सहूलतकारी की गई, जिस तरह से उनके मुखालफीन को इलेक्शन से पहले नाअहल किया गया, या अब भी जो मौजूदा उसमें है जो सेटअप है उसके हवाले से भी देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। चाहे जितना स्ट्रॉन्ग आपका बयानिया हो, चाहे जितना स्ट्रॉन्ग आपकी या अच्छी कारकर्दगी हो, उसके बावजूद भी अगर आपको ये जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी सपोर्ट नहीं होगी, तो मकसद अगर आपका हुकूमत हासिल करना है तो वो किसी सूरत भी नहीं हो सकता। तो फखर दुरानी साहब, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि फिर ना बयानिया होना चाहिए, ना कारकर्दगी होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट से आपके अच्छे मरासिम होने चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। देखें, ग्राउंड रियलिटीज़ के अगर हम देखें तो उससे तो फिर हमें यही वाज़े होता है कि कारकर्दगी का भी हमने देख लिया है कि उसका जो हशर 2018 में हुआ, या बयानिए का भी हमने देख लिया है 2024 के इलेक्शंस में हुआ। जब तक कि इन दोनों के साथ साथ अगर आपके साथ जो एक कबूलियत है वो नहीं होगी, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में मैं नहीं समझता कि इसका कोई आपका आगे कोई फ्यूचर होता है पॉलिटिक्स के हवाले से देखा जाए। चाहे आप जितने भी मनसूबे बना लें, जितने भी प्रोजेक्ट बना लें, अगर आप जो मुक्तदिर हल्के हैं उनके जो कबूल नज़र नहीं है, तो फिर आपकी कारकर्दगी और बयानिया किसी काम का नहीं है। सही। रीमा, आपने तीनों तजियाकारों की राय जानी, आपको क्या लगता है मरियम नवाज का मौक़िफ़ दुरुस्त है या नहीं, और फिर सियासत में बयानिया या कारकर्दगी? जी शुक्रिया मुबशर। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि सियासत से आपका क्या मतलब है। यूजुअली जब हम सियासत की बात करते हैं डेमोक्रेसी में, तो हम वोटर्स की बात करते हैं, वोट्स की बात करते हैं, पॉपुलर सॉवरेंटी की बात करते हैं कि आप वोटर्स में किस तरह अपील अपनी पैदा करके इलेक्शन जीत सकें। अगर आपने बाकी फैक्टर्स की बात करनी है तो फिर तो हम बहुत ज़्यादा बहस जो है वो मेरा ख्याल है बढ़ जाएगी। तो अगर हम सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से सियासत को देखें, इस एग्जिस्टिंग सेटअप में आपको क्या लगता है? इस एग्जिस्टिंग सेटअप में मतलब आपका क्या, जो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो इस वक्त जो सेटअप चल रहा है, उसमें सियासत में बयानिया चल रहा है? उमूमन हम देख रहे हैं कि बयानिया लेकर एक सियासी जमात चल रही है, या कुछ सियासी जमातें हैं जो कि तरक्याती मंसूबों को समझती हैं कि इससे अवामी हिमायत हासिल की जा सकती है। मेरा ख्याल है मैं इसका जवाब नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग सवाल नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें क्या चल रहा है। मेरा ख्याल है ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, और अगर हम दुनिया में देखें क्या हो रहा है, हम तारीख को देखें, वो डेमोक्रेसी पे सवाल है कि डेमोक्रेसी में जिसमें आपने वोटर्स के पास जाना होता है कुछ साल, उसमें क्या है जो एक लीडर में होना चाहिए, एक पार्टी में होना चाहिए जो वोटर्स को अपील करे। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ये डिबेट होनी चाहिए कि क्या जमहूरियत जो है वो हमेशा रैशनल वोटर्स पे बेस्ड होती है। जब हम बात करते हैं मंसूबों की या डेवलपमेंट की या सड़कें बनाने की, असम्पशन इसकी ये है कि वोटर्स को ये चीज़ पसंद आती है, वो रैशनली बैठ के देखते हैं कि इस पार्टी ने इतनी सड़कें बनाई, इस पार्टी ने ये डेवलपमेंट की, और फिर जिसने बेहतर डेवलपमेंट की होती है उनको वोट्स देते हैं। ये कभी भी दुनिया में ऐसा इतना क्लियर कट जो है वो रास्ता नहीं है आपके मंसूबों में, आपकी पॉलिसीज़ में, और वोटर्स किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें। आप माजी में चले जाएं, आप हिस्टोरिकली देख लें, फिलोसॉफिकली देख लें, सोक्रेटिस थे, वो वार्न करते थे कि वोटिंग जो है वो एक स्किल है, आप हर एक को में वो स्किल नहीं है। लोग जो है वो गलत फैसले करेंगे अगर उनके पास वो स्किल नहीं होगी। आप हाना अरेंट को देख लें, उन्होंने जो लिखा खासतौर पे यूरोप के बारे में कि लोग नफरतों की बुनियाद पे, करिश्मा की बुनियाद पे अथॉरिटेरियंस को वोट करते हैं,
क्योंकि उनमें भी एक अपील होती है, वो डेवलपमेंट की बुनियाद पे तो नहीं है, वो लोगों की, और जो हमारा एक शख्स जो है, जो वोटर है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स एक उसमें इमोशंस होते हैं, उसकी सोच होती है, उसमें नफरत भी होती है, उसमें दुनिया में अपने आप को कुछ इस्टेब्लिश, एक मुल्क की सॉवरेंटी, अपने आप को कुछ मनवाना, वो भी होता है। प्योरली सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है कि उसे क्या सूट करेगा। उसमें आपकी नस्ल, आपकी ज़ात, आपका मजहब, ये भी एक रोल प्ले करता है। तो डेमोक्रेसी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। उसको एक चीज़ के बारे में कह देना कि डेवलपमेंट से वोट्स मिलते हैं या बयानियाँ बनाने से वोट्स मिलते हैं, मेरा ख्याल है ये एक बहुत सिंपलिस्टिक सी बात है। अगर आपने डेवलपमेंट के ज़रिए भी वोट्स हासिल करने हैं, उसका भी एक बयानिया ही आपको बनाना होता है लोगों तक पहुँचने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, नून लीग ने, मेरा ख्याल है 2013, उससे पहले भी पंजाब में उन्होंने डेवलपमेंट को एक बयानिए के तौर पे ही सेल किया कि डेवलपमेंट से पाकिस्तान का क्या, एक रीजन में, दुनिया में पाकिस्तान का क्या रोल बनेगा। उन्होंने इस चीज़ पे बहुत प्ले किया कि पाकिस्तान की एक सॉवरेंटी, एक खुद मुख्तारी जो है वो डेवलपमेंट से आएगी। तो ये भी एक बयानिया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है ये पीटीआई की सियासत को बहुत अंडर प्ले करना है कि वो जलाओ घिराओ की सियासत है। सिर्फ ये नहीं है, इमरान खान साहब एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सेल करते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान की जो जगह होनी चाहिए वो नहीं हो रही, और वो वहाँ तक उसको लेके जाएंगे, पाकिस्तान का नाम बनवाएंगे, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ सॉवरेंटी की वो बात करते हैं। तो ये भी लोगों को अपील करती है ये चीज़। शायद मुझे ना करे, मेरे लिए ये एक ऐसी चीज़ नहीं जिस पे मैं वोट करूं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो करते हैं। और यूथ की अगर आप बात करें, इस इलेक्शन में पिलडैट और गैलप के अकॉर्डिंगली 37% 2018 में यूथ वोटर टर्नआउट था। इस बार 48% था, 11% ज़्यादा। और मुझे नहीं मालूम हम किन रिजल्ट्स पे जाएं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा लगता है कि उन वोटर्स ने पीटीआई का इंतखाब किया, और वो यंग वोटर्स। तो उन्होंने किस बुनियाद पे किया? इस बुनियाद पे कि सड़कें कौन बेहतर बनाएगा, या उनकी एक दुनिया में जगह, पाकिस्तान का नाम, वो कौन बनाएगा। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। आई थिंक इसको, इस पे मजीद हर पार्टी को सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। ये कहना, अब अमेरिका में आप देख लें क्या हो रहा है, ब्रेग्जिट के वक्त आप देख लें, ये आइडिया कि एक रैशनल वोटर होना चाहिए, डेमोक्रेसी यही इसका नाम है, और बाकी सब जो है वो डेमोक्रेसी की एक शक्ल बिगाड़ना है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी का ही हिस्सा है कि आप जो बात करेंगे वो लोगों के कॉम्प्लेक्स जो वोटर होता है उसकी किस फैसेट को किस तरह से टच करेगा, और वो आपके लिए वोट करेगा। एक सिस्टमैटिकली अगर आप देखें तो ये हमारे लिए सवाल है कि पाकिस्तान में आपने किस तरह, जो भी आप सियासत कर रहे हैं, आपने किस तरह लोगों तक पहुंचानी है। अगर आप सिर्फ सड़कें बनाएंगे और उसको लोगों तक नहीं पहुंचा सकेंगे, उनको मूव नहीं कर सकेंगे, तो फिर उसका इन टर्म्स ऑफ वोटिंग क्या उसका असर होगा। अब सिर्फ मैं एस्टैब्लिशमेंट और इसकी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे नहीं मालूम उसमें एक आम शहरी का क्या रोल है सियासत में। तो उसमें देखती हूँ जो ज़्यादा इंक्लूसिव हो, जिसमें ओवरऑल आप हर शहरी की बात कर सकें, सिटीजनरी की बात कर सकें। एक आखिरी चीज़ मैं करना चाहती हूँ कि पहले नून लीग को बहुत सब सराहते थे, उनकी जो डेवलपमेंट की विजन थी उसके ऊपर, सड़कें, मोटरवेज, अंडर पासेज, ओवर पासेज। लेकिन पंजाब में रहने से मैंने तो देखा है कि ये डेवलपमेंट का विजन, इसको तब्दील होने की ज़रूरत है। आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते जब तक आप क्लाइमेट चेंज और आप पब्लिक हेल्थ की बात ना करें, क्योंकि 2-3 महीने लाहौर और बड़े शहर जो हैं पंजाब के, उसमें आपको सूरज नज़र नहीं आता। आप लोगों की, जो आपकी वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं, जो डेवलपमेंट का मॉडल है कि बस आप बनाते चले जाएं मंसूबे। अभी बूढ़ा, इस सब की इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या है? अगर हम इसकी बात नहीं करेंगे तो इवन वो जो रैशनल वोटर है वो इससे कहीं दूर चला जाएगा इस विजन से, क्योंकि अब डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, पब्लिक हेल्थ के इम्पैक्ट के बगैर नहीं हमें समझनी चाहिए। हमने गलती की, मैं ये कहूँगी पहले, कि हम डेवलपमेंट को ऑन इट्स ओन एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ देखते थे कि जिसने ज़्यादा सड़कें बनाई उसने ज़्यादा तरक्की की। तो मेरा ख्याल है इसको भी, और मैंने उनकी स्पीच सुनी, मुझे नहीं कोई जिक्र इसमें मिला कि क्या किया जा रहा है, एनवायरमेंटल जो सफ़र हमने किया एनवायरमेंटली उसके बारे में। ठीक है, अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे इसी टॉपिक पर। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपके सवालात तजियाकारों से पूछेंगे। सवाल आया है यूट्यूब पर रीमा उमर साहिबा आपके लिए, और सवाल यह है कि आर्टिकल 239 की शिक 5 कहती है कि आइन में की गई तरमीम को किसी भी बुनियाद पर किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। शिक 6 में दर्ज है कि पार्लियामेंट को आइन की किसी भी शिक में तरमीम करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। अगर ये शिकें इतनी वाज़ेह हैं और किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं, तो फिर किसी भी आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में कैसे चैलेंज किया जा सकता है? तरमीम कलअदम करार दिए जाने पर गौर कैसे हो सकता है, चाहे वो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी ही क्यों ना कर रही हो? रीमा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लीगली साउंड सवाल है। अगर आप जो हमारी अदालत का एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच का 2015 का, उसे देखें तो उसमें उन्होंने 2-3 मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस दी हैं इस प्रोविज़न की, जो शायद हमें समझने में मदद करे। पहला ये, जस्टिस काजी फाइजी साहब फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा कि आइन में जहां सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है वहां सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ जो है वो वाज़े तौर पे लिखा है, क्योंकि इस प्रोविजन में एनी कोर्ट लिखा है तो वो सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई नहीं करता। आपको शायद ये कन्विंसिंग ना लगे, ये उनकी आर्ग्यूमेंट थी। दूसरी आर्ग्यूमेंट ये है कि ये ज़ियाउल हक के वक्त में ये जो प्रोविजंस हैं ये आइन में इंक्लूड की गई, इसलिए इनकी जो ओवरऑल अथॉरिटी है वो बाकी प्रोविजन से कम है, तो आपको इनको एक महदूद अंदाज में पढ़ने की ज़रूरत है। इसको आप वसी तौर पे तरह से नहीं पढ़ सकते। तीसरी जो मेजॉरिटी की इंटरप्रिटेशन थी वो ये थी कि ये अमेंडमेंट की बात है, और अमेंड का जो लफ्ज़ है उसका मतलब ये है कि आप कुछ तब्दीली ला सकें। तो आप आइन की किसी भी प्रोविजन में तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन अमेंड का ये मतलब नहीं है कि आप डिस्ट्रॉय करें। तो अगर आइन की कोई ऐसी अमेंडमेंट होती है जो आइन की, उन्होंने फिर बताया है कि एक बेसिक ढांचा है, सेलिएंट फीचर्स हैं जो आइन को डिफाइन करते हैं एक तरह से, उनको अगर कोई आइन की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो उनको डिस्ट्रॉय करे तो फिर वो अमेंडमेंट में नहीं आता, इसलिए ये जो लिमिटेशन है ये उस पर अप्लाई नहीं करती। चौथी एक और इंटरप्रिटेशन है फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, ये हमारी अदालतों ने तो इसको इंडोर्स अभी तक नहीं किया, लेकिन हमारे आइन में ये भी लिखा है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा पार्लियामेंट की तरफ से जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। तो इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट किया जाता है कुछ लोगों की तरफ से कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे भी अप्लाई करता है, और आपको उस स्पेसिफिक प्रोविजन को तरजीह देनी चाहिए जो कहता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। अब ये मैंने आपको वो बताई वजाहत जो सुप्रीम कोर्ट ने की और जो कुछ स्कॉलर्स करते हैं इस सवाल के जवाब में। अब आपको ये कितना कन्विंसिंग लगता है आप बताएं, क्योंकि इसके अलावा लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप इन प्रोविजंस को क्यों रीड डाउन करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट कैसे रिव्यू और स्ट्राइक डाउन कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को। सही। फखर दुरानी साहब, आपके लिए जो सवाल आया है उसका भी आपसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है, क्या ऐसा मुमकिन है? फखर, शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इस तरह का किरदार ख़ास तौर के ऊपर मौजूदा दौर में जो ट्रंप का दौर है उसमें कर सकता है। ट्रंप का अगर आप देखें जो तर्ज़ सियासत है या जो तर्ज़ हुकूमत है वो बड़ा अनकन्वेंशनल किस्म का है कि वो जब चाहते हैं कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो चाहेंगे तो वो ख़ुद ही अमेरिका पहुँच जाएंगे, वो चाहेंगे तो किसी भी अपना जो अमेरिका मुखालिफ कोई भी मुल्क हो, चाहे वो ईरान हो, उधर भी पहुँच सकते हैं, उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कोई मौजूदा जो अमेरिका का जो सदर है उसके दौर में कोई इस तरह का कोई पुल का किरदार अदा कर सकते हैं, और ना ही कोई ट्रंप मेरा ख्याल है कि कोई इस तरह की पाकिस्तान जैसे मुल्क से वो कोई हेल्प की वो मांगेंगे। ठीक है, अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद। शहजाद इकबाल, आपके लिए सवाल आया है कि एक सर्वे में आया है कि 41% ताजिरों का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून मईशत को अच्छी तरह संभाल रही है, क्या इसमें हकीकत की अक्कासी है? जी, मैंने वैसे पूरा सर्वे तो नहीं देखा, लेकिन इसी सवाल में ये भी कहा गया है कि 38% समझते हैं कि पीटीआई ने बेहतर परफॉर्म किया नून लीग की हुकूमत से। तो मेरे ख्याल से ज्यादा फर्क नहीं 41 और 38% का है। लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं, हालात हैं, थोड़े बेहतर इस लिहाज से जरूर हुए हैं कि इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आ रहा है, महंगाई की शरह जो है वो कम हो रही है। तो इस लिहाज से बिजनेसमैन जो है एक बेहतर सिचुएशन देख रहे हैं। लेकिन अब आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें खासतौर पे जो छोटे कारोबारी तबका है वो तो शायद थोड़ा सा मुतमईन हो, लेकिन जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिसको आप कहते हैं कि इंजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है,
वहां सूरत हाल अभी भी बड़ी मायूस कुन है, क्योंकि इस वक्त नेगेटिव ग्रोथ है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में उतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही है, जॉब्स उतनी नहीं क्रिएट हो रही है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया जरूर है। अगर हमने आगे बढ़ना है तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमें अपना जो टैक्सेशन का निजाम है उसको मुनसिफाना करना पड़ेगा, उसमें रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। दूसरा ये कि जो इस वक्त एनर्जी मसाइल है कि कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा है, उस पर कोई इंडस्ट्री ऑपरेट नहीं कर सकती। अगर लोकली कर भी लें तो इंटरनेशनली कंपीट नहीं कर सकेंगे। तीसरा, जो आपने आसानियां पैदा करनी है कारोबार करने के लिए, वो बहुत जरूरी है। इस वक्त हम चाहते हैं कि बाहर से लोग आके यहाँ कारोबार करें। जो पाकिस्तान के अपने मकामी लोग हैं उनको इतनी परेशानियां होती हैं, तो बाहर से तो आप भूल जाएं कि कोई आके यहाँ पे कारोबार करेगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जिस पे काम करने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि बिजनेस पाकिस्तान में फले और फूले। सही। अच्छा उमर चीमा साहब, आपके लिए ये सवाल आया है और सवाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते हुए दावा किया है कि मुल्की फैसले ऐवानों के बजाय बंद कमरों में हो रहे हैं। मौलाना की तनकीद में कितना वजन है? मौलाना की तनकीद में वजन है। हमारे यहाँ तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी भी किचन कैबिनेट होती है, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें होते हैं, जो उनके लीडर होते हैं उनके भी अपनी किचन कैबिनेट होती है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें दिखावे के लिए होती हैं। इवन जो पार्टी के इलेक्शंस भी होते हैं वो भी दिखावे के लिए होते हैं। अभी ये देख लें कि जो आईनी तरमीम आई है तो उसमें कौन सी कोई उधर कोई ईवान में कोई बहस हुई है, वो तो जो लीडर्स हैं उनके साथ जिन जिन के साथ डील हो गई उनके लोगों ने आके उधर वोट दे दिया। तो मौलाना जो बात कर रहे हैं उनका अपना रवैया या उनका अपनी पार्टी में रवैया वो भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारा ओवरऑल सियासी कल्चर है ही ऐसा, और वो समझते हैं कि जो एक जो कंसेंसस होता है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये इस अंदाज में होता नहीं है, यानी कि इस तरह ईवान में होता नहीं है। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि उनकी पार्टी के जो इलेक्शन है वो भी ऐसे ही होते हैं कि हर दफ़ा मौलाना ही इलेक्ट होते हैं, उनके अलावा कोई नहीं होता। हुकूमत भी हमारी इसी तरह चल रही है। जमहूरियत जो है उसका नाम इस्तेमाल होता है, जमहूरियत की रूह जो है वो तो बहुत देर पहले से लगता है कि फौत हो चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर चीमा साहब, शहजाद इकबाल साहब, फ़खर दुरानी साहब, बीमा उमर साहिबा। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।